स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया में किस प्रकार से होती है। तो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का थर्ड पार्ट, जिसके अंतर्गत जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के माध्यम से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बाइनरी, कॉनिडियम, बडिंग और एंडोस्पोर के द्वारा बैक्टीरिया में जनन किस प्रकार से होता है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं होता या फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें नए गुण विकसित नहीं होते। तो लगातार यदि कोई कोशिका बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करती है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसमें जेनेटिक मटेरियल के गुणों के अंतर्गत ह्रास होना प्रारंभ होता है, रिड्यूसिंग प्रोसेस हो जाती है। उस स्थिति में रिकॉम्बिनेशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे बैक्टीरियल सेल्स के अंतर्गत नए लक्षणों का विकास हो सके। इसलिए बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्थान पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं हम इसको, जो इसकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, के द्वारा अपने आप को अनुकूलित करता है। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या लैंगिक प्राक्रमकता का अध्ययन सबसे पहले टेटम और लेडरबर्ग के द्वारा 1947 में किया था। इन्होंने जिस बैक्टीरिया पर अपने प्रयोग किए थे वो था ई कोलाई, इरिशरी कोली बैक्टीरिया। ये वही बैक्टीरिया है जो सबसे सामान्य कंडीशन पाए जाने वाला बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जिससे हार्मफुल या पैथोजन के रूप में कार्य नहीं करता। और इस बैक्टीरिया की संपूर्ण जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझ लिया गया है। तो कौन सा बैक्टीरिया था? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसडक्शन होती है और कॉन्जुगेशन होती है। संयुग्मन, प्राक्रमणता और रूपांतरण की प्रक्रिया। इसमें से हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्जुगेशन, अथवा हिंदी में कहें इसको तो क्या कहेंगे, इसको संयुग्मन क्रिया होती है। इस संयुग्मन क्रिया का अध्ययन सबसे पहले ई कोलाई में किया गया था। इस संयुग्मन के अनुसार क्या होता है, बैक्टीरिया मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार के जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। जैसा कि हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी तब इसके अंतर्गत देखा था कि इसमें 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। एक तो होता क्रोमोसोमल डीएनए। कौन सा भाग बोला है? क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके अतिरिक्त एक सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है, उसको नाम देता है प्लाज्मिड। अब जब प्लाज्मिड किसी क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो उसको नाम देते हैं फर्टिलिटी कारक, फर्टिलिटी फैक्टर, या फिर इसको नाम देते हैं एपिसोम। जब किसी बैक्टीरिया में फर्टिलिटी कारक प्रेजेंट है तो इसको एफ कारक भी हम हिंदी में कह सकते हैं। कौन सा कहेंगे? एफ फैक्टर। जब एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उसको देते हैं पॉजिटिव अथवा डोनर सेल। ठीक है, यहाँ तक कौन सा कारक उपस्थित है? एफ कारक उपस्थित है, उसको नाम देते हैं डोनर अथवा दाता कोशिका। अब दूसरी प्रकार की वो कोशिका जिसमें एफ कारक
प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड नंबर कौन सा है? एफ कारक है ही नहीं, गोलाकार सस्ता नहीं, तो इस कोशिका को नाम देते हैं रिसिपिएंट सेल अथवा ग्राही कोशिका, रिसेप्टर सेल होता है। तो दो प्रकार की कोशिकाओं के मध्य कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब प्रोसेस कैसे होती है? तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये कौन सी कोशिका है? एफ कारक प्रेजेंट है, इसीलिए इस कोशिका को नाम देते हैं पॉजिटिव कोशिका अथवा डोनर सेल। जबकि इस कोशिका में एफ कारक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं ग्राही कोशिका। सबसे पहले ये क्रोमोसोमल सहित एफ कारक एक रेप्लिकेशन के द्वारा एक और कॉपी का निर्माण करता है। तो कितनी कॉपी बन गई? 2 कॉपी बन गई। इसके पश्चात क्या होता है कि ग्राही कोशिका और रिसेप्टर कोशिका आपस में एक नलिका का निर्माण करके जुड़ जाते हैं। इस नलिकीय संरचना को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब्स का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपस में जुड़े एक संयुग्म नलिका का निर्माण हो गया। अब क्या होगा कि जो डोनर सेल में एक नई फर्टाइल कारक की कॉपी उत्पन्न हुई है, वो कॉपी इस ट्यूब के द्वारा होते हुए रिसेप्टर सेल में गमन करती है। ये कोशिका कौन सी हुई? रिसेप्टर सेल। ये कोशिका कौन सी हुई? डोनर सेल। क्या होगा? रिसेप्टर डोनर सेल से एफ कारक रिसेप्टर सेल्स की ओर गमन करता है। किसके द्वारा? कॉन्जुगेशन ट्यूब्स के द्वारा। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप हुआ ये कि रिसेप्टर कोशिका और डोनर कोशिका से, डोनर सेल से एफ कारक किस में प्रवेशित हो गया है? रिसेप्टर सेल में। और रिसेप्टर सेल, डोनर सेल, ये क्या है? एफ फैक्टर। ये भी क्या है? एफ फैक्टर। इस प्रकार से रिसेप्टर कोशिका में एफ फैक्टर प्रवेशित हो चुका है। प्रारंभ में हमने जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखा तो एफ या पॉजिटिव सेल्स किसको कहा था? जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, उर्वरक कारक उपस्थित है। इसमें उर्वरक कारक अनुपस्थित था। इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा ग्राही कोशिका में भी डोनर कोशिका के द्वारा दान किया गया फर्टिलिटी कारक गमन करता है या इसके अंदर भी उपस्थित हो सकता है। फलस्वरूप जो करैक्टर और जिस प्रकार का बिहेवियर डोनर सेल करती थी, ठीक उसी प्रकार का बिहेवियर अब ये रिसेप्टर सेल भी करना प्रारंभ कर लेती है। इस क्रिया में चूंकि 2 प्रकार की सेल्स, कौन कौन सी? एक तो है डोनर और एक है रिसेप्टर सेल, कॉन्जुगेशन ट्यूब्स के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। चूंकि इसमें 2 कोशिकाएं जो विपरीत प्रभेद की है, वो आपस में जुड़ती है, कुछ समय के लिए कॉन्जुगेशन करती है। इसलिए इस मेथड को कॉन्जुगेशन मेथड्स नाम दिया जाता है। एफ कारक की अनुपस्थिति में कोशिका का बिहेवियर जेनेटिक मटेरियल के आधार पर अलग प्रकार का होता है, लेकिन जैसे एफ कारक उपस्थित होता है, उस कोशिका का बिहेवियर अगेन चेंज हो जाता है, अलग अलग प्रकार का हो गया। इस प्रकार से एफ कारक की उपस्थिति में रिसेप्टर सेल भी किसके समान कार्य करती है? डोनर सेल की कार्य करती है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इस प्रोसेस में हुआ कहाँ से, कैसे हुआ? तो जो एफ कारक
डोनर सेल से ग्राई या रिसेप्टर सेल्स में प्रवेश हुआ है, वो भी उसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। जब दो विपरीत प्रभेद के डीएनए आपस में जुड़ते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? रिकॉम्बिनेशन। री का मतलब पुनः, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ रहा। तो पहले ये दो अलग अलग घटक थे जो आपस में जुड़ गए, इसलिए इसको नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि इस प्रकार की रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में हो रही है, इसलिए उसको नाम देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दूसरे दो और प्रारूप कौन कौन से, एक तो होता है रूपांतरण प्रक्रिया और दूसरी होती है पराक्रमण प्रक्रिया। रूपांतरण प्रक्रिया के बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा। रूपांतरण प्रक्रिया एफ ग्रिप के द्वारा जो चूहे की सहायता, चूहे पर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की सहायता से किया गया था, उसको हम पुनः रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के पार्ट 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।